हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स एमए का जो पेपर है बीएचयू का, उसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम 41 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप लोग लिंक में जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वॉट आर द प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्शल? मार्शल के अनुसार उत्पाद की प्रधान लागतें क्या हैं? तो उसका जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है? करेक्ट है, यानी परिवर्तनशील लागतें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 42। इन द प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री विद इंक्रीजिंग आउटपुट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी वेरिएबल ऑफ द फैक्टर विल बी, यानी यदि उत्पाद फलन प्रथम श्रेणी का समरूप रेखीय फलन है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील उत्पादन का साधन की सीमांत भौतिक उत्पादन क्या होगा? स्थिर रहेगा, यानी रिमेन कांस्टेंट होगा। ये हम लोग कॉप डगलस में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तो आपको 40 द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विथ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई अर्न्स। तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक जब सप्लाई होता है तो क्या अर्न करता है? यानी पूर्णतया विलोचदार पूर्ति के युक्त उत्पादक का साधन प्राप्त करता है। 43 का जो आपका ऑप्शन ए है करेक्ट है, यानी इकोनॉमिक रेंट हमें मिलता है, यानी आर्थिक लगान। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी थर्ड स्टेज क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तन के अनुपातों का नियम, तीसरी अवस्था क्या है आपका? तो 44वां का क्या है? थर्ड क्या है? करेक्ट है। इसमें क्या होता है आपका? एमपी फाउंड टू बी निगेटिव, यानी मार्जिनल जो आपका प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट फिट इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द मार्केट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दशा एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार में मेल नहीं खाती है? तो 45 का जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? फोर्थ क्या है? करेक्ट है, यानी नहीं पूछा है, यानी इसमें हो जाएगा आपका हिंदी में नई फर्मों का प्रवेश रुकावट, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 46 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो जो आपका 46 है उसका ऑप्शन क्या है? सेकंड। ठीक है, ये क्या है? गलत दिया हुआ है और सब क्या है? सही है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसमें जो है 40 कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे ना? 46। तो 46 का जो है हम लोग का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेसफुल वेज पुश बाय वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू हायर एम्प्लॉयमेंट लिड टू। 47 का जो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मजदूरों द्वारा सफल मजदूरी धक्का और सरकार द्वारा ऊंचे रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता के संयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? लगान प्रेरित स्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सपोज दैट एमपीसी आपका 0.8 है, टैक्स रेवेन्यू इक्वल्स टू 25% ऑफ द इनकम है, इम्पोर्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनकम, हाउ मच वुड इक्विलिब्रियम आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू ₹5 करोड़, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लायर मॉडल। तो जो 48 का आपका ऑप्शन क्या है? वो हो जाएगा करेक्ट आपका 12.5। मान ले कि आपका एमपीसी है 0.8 कर के प्राप्त आगम आय का 25% है और लागत का निर्भर नहीं करता है, तो गुणांक मॉडल के अनुसार यदि सरकार व्यय में 5 करोड़ रुपए वृद्धि होती है तो साम्य उत्पाद का स्तर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाता है सेकंड करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 132.5 एट द एंड ऑफ द 2011 एंड 140.2 एट द एंड ऑफ 2012, द इन्फ्लेशन रेट ओवर द 2 years वाज, कितना होगा आपका इन्फ्लेशन रेट? तो 49 का आपका सी होगा करेक्ट, यानी आपका 5.8% क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट। यदि 2011 के अंत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई 332.5 था तो 2012 के अंत में वह बढ़ के 140.2 हो गया, तो बताएं कि इन दोनों
वर्षों के बीच के मुद्रास्फीति का दर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अनएम्प्लॉयमेंट हाइस्ट्रिक्स क्या है? तो इसमें आपका 50वां क्या हो जाता है? चौथा, यानी ये इंडिकेट करता है टेम्परेरी इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बिकम द परमानेंट। यानी हाइस्ट्रिक्स जो बताता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, वो बताता है कि आपका जो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से परमानेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 आपका, इसके पहले आपका 50 क्वेश्चन था पर इसमें 58 दिया है, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट ट्रू? तो 58 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, इट ट्रीट्स सेविंग एंड रियल लीकेजेस, ठीक है। रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है? यानी बचत की वास्तविक रिसाव मानता है, ये नहीं मानता ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59 आपका। एज पर द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, बिजनेस साइकिल इज बेस्ड कॉज्ड बाई, क्यों आपका बिजनेस साइकिल होता है? तो 59 का जो हो जाएगा वो सेकेंड, ठीक है। चेंज इन द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी आपका हो जाएगा दूसरा तकनीकी वृद्धि के दर में होने वाला परिवर्तन, यानी जो आपका व्यापार चक्र में वास्तविक सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र का कारण क्या है? तो तकनीकी प्रगति में वृद्धि दर के होने वाले परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 आपका। C इक्वल्स टू दिया है 60.0.8 YD दिया हुआ है आपका y के बराबर और I दिया है 70। द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 10%, 10 व्हाट वुड बी द न्यू इनकम एंड वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? तो 60 का जो आंसर है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट, यानी इनकम आपका आ जाएगा 100 और मल्टीप्लायर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी यदि दिया हुआ है C इक्वल्स टू 60 प्लस 0.8 YD के जो वैल्यू है y है, और आपका I इक्वल्स टू 7 दिया है। यदि निवेश I में 10 के लिए बराबर वृद्धि होती है तो नया आपका आय स्तर गुणक का मूल्य होगा आपका क्या हो जाएगा? 60 का फर्स्ट, यानी आय आपका क्या हो जाएगा? 700 और गुणक जो हो जाएगा 500। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 आपका। तो the MEC, the rate of interest determine the investment in any economy, which of the following statement is true about them? कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो MEC जो होता है आपका पॉजिटिवली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इनकम एंड नेगेटिव टू द सप्लाई ऑफ प्राइस एंड कैपिटल एसेट, यानी आपका ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में MEC और ब्याज दर निवेश का निर्धारण करते हैं? इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा थर्ड, यानी MEC अनुमानित प्राप्ति के लिए धनात्मक रूप से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के साथ साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 62 देख लेते हैं। द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? इसमें किसके बराबर देखा जाता है आपके? तो 62 का फर्स्ट है डिपिक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? घट जाती है। तो आपका ये दिखाता है, यानी निवेश की सीमांत क्षमता आपका क्या दिखाता है? ब्याज दर और निवेश के स्तर में ऋणात्मक संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपका ए का करेक्ट है। 63 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ GAP? GAP से किस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है? तो आपका जो चौथा इसका करेक्ट है, यानी हाउस होल्ड पे इनकम टैक्स इन अ गिवन ईयर, ये आपका क्या है? निकाल दिया गया है, यानी परिवार के दिए हुए वर्ष में आय का भुगतान करता है, ये आपका क्या इसमें से निकाल दिया गया है। फिलिप्स कर्व अंडर द एजम्पशन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन इज, फिलिप्स कर्व आपका क्या बताता है? ऑलवेज वर्टिकल। ये क्या होता है? हमेशा जब आपका रैशनल होता है तो ये हमेशा क्या होता है? वर्टिकल होगा, ठीक है। यानी विवेकशील प्रत्याशा की स्थिति में फिलिप्स वक्र क्या होगा? आपका सदा उदग्र होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा? आपका वर्टिकल होगा, यानी सदा हमेशा उदग्र होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमी इन लॉन्ग रन प्रॉब्लम व्यू सपोर्टेड बाई, अब इसको कौन सपोर्ट किया है? यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी वालों ने इसको सपोर्ट किया है, यानी विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की समस्या दीर्घकाल समस्या है। इस विचार पर समर्थन निम्नलिखित सिद्धांत होता है आपका संरचना सिद्धांत, ठीक।
अकॉर्डिंग टू द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एट द इंक्रीजेज इन। अब आपका परमानेंट जो हाइपोथेसिस है वो क्या बताता है, आपके ट्रांजिटरी इनकम आर सेव्ड। जो ट्रांजिटरी इनकम है उसको क्या किया जाएगा, सेव। तो जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें ये बताया जाता है कि आपकी ट्रांजिटरी इनकम क्या होगी, सेव्ड होगी। नेक्स्ट है आपका स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार इसमें क्या हो जाता था, ट्रांजिटरी इनकम आर सेव्ड, यानी अल्पकालिक जो आय होने वाली सभी वृद्धि बचा ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इन 3 सेक्टर इकोनॉमी इज गिवन बाई। अब आपका जो 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी 1/1 माइनस सी डिवाइडेड बाई सी टी। ठीक है, प्लस सी टी दिया गया है। तो यानी त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय गुणक का बराबर होता है कितना, यानी ये इसका बराबर होता है 68। देख लेते हैं, इन द फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूसर इन द कंट्री बट मेनी ऑफ द कंट्रीज कंपनी प्रोड्यूस अब्रॉड देन। यानी इसमें 68 का क्या हो जाएगा आपका 1। कंट्री की जो जीएनपी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीडीपी। जीडीपी से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते, हिंदी में देख लेते हैं इसको। यदि किसी देश में कोई विदेशी कंपनी उत्पादित नहीं करती है किंतु उस देश की जो बहुत सी कंपनियां वो विदेशी उत्पाद करती हैं, तो वो का क्या होगा, उसमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो जीडीपी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द फार्मर बाय अ न्यू ट्रैक्टर फ्रॉम अ कंपनी, द ट्रैक्टर इंक्लूडेड इन जीडीपी, किसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो 69 का हो जाएगा टू पार्ट ऑफ ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको किसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपके पार्ट ऑफ ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी एक कृषक एक कंपनी से नया ट्रैक्टर खरीदता है, यह ट्रैक्टर उस देश के जीडीपी में किस सम्मिलित हो जाएगा, सकल घरेलू निजी निवेश के भाग में रूप में, मतलब ये सम्मिलित हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वांट्स टू ड्रेन रिजर्व फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इट विल, आपका क्या करेगी, जब सेंट्रल बैंक को अपना रिजर्व ड्रेन करना होगा तो सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, बेच देगी। हिंदी में देख लेते हैं, यदि किसी देश का केंद्रीय बैंक वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था के संसाधन निकालना चाहता है तो वह निम्नलिखित में से क्या करेगा, यानी वहाँ की जो प्रतिभूतियों को क्या करेगा, बेच देगा। ठीक है, वहाँ की जो प्रतिभूतियों को क्या करेगा, वो बेच देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ क्लासिकल स्कूल, जो क्लासिकल स्कूल उसका कौन सा इसमें फीचर नहीं है वो देख लेते हैं। बिलीफ इन द वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसमें क्या है, उनका फीचर नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संप्रदाय की विशेषता नहीं है, तो मजदूरी और कीमत की लोच मानना, ये इसमें नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 आपका, तो दिया है इसमें विद्याथन कमेटी रिपोर्ट रिलेटेड टू रिवाइवल ऑफ, जो आपकी वैद्यनाथन जो समिति थी उसकी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे पुनरुद्ध में संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जो 72 क्वेश्चन का आंसर है वो किससे है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी थर्ड इसमें क्या होगा, सहकारी शाखा संरचना से क्या है, संबंधित है। द रेट एट विच आरबीआई लेंड द बैंक अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज, 73 का आपका है उसमें रेपो रेट। ठीक है, इसको रेपो रेट बोलेंगे। द तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट पे क्या करती है, ऋण देती है। आरबीआई नोटिस सीआरआर अंडर एक्ट, कौन से एक्ट में आपके आरबीआई सीआरआर को बताती है, तो आपका 74वां का हो जाएगा चौथा, यानी सेक्शन 42 एट द आरबीआई एक्ट सीआरआर को क्या करती है, बताती है। ठीक है, रिजर्व बैंक सीआरआर की सूचना अधिनियम के अंतर्गत देता है, किसके अंतर्गत देता है आपके, तो 40 जो 74 का है वो आपका क्या हो जाएगा, चौथा, यानी आरबीआई की धारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर द आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग द करेंसी नोट इज, 75 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, उसको क्या बोलते हैं, पनिशेबल ऑफेंस को क्या बोला जाता है, पनिशेबल ऑफेंस। यानी रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार करेंसी नोट पर लिखना क्या है, दंडनीय अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सेंट्रल टेंडेंसी मेजर नहीं करता, तो 76 का आपका हो जाता है 2,
मीन डेविएशन नहीं करता, जबकि आपका मीन, मीडियन, मोड सब होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, यानी माध्य विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दिया हुआ, व्हाट इज द 1-1 स्टैटिकल एनालिसिस। ये क्या आपका स्टैटिकल एनालिसिस है? क्लियर क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर। 77 का आपका क्या आंसर है? 4, यानी क्लास इंटरवल को शो करता है। ये क्या इसका हो जाएगा आपका, यानी वर्ग अंतराल को क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ स्टार 1i + i अपॉन f m - c इज, क्या बता रहा है आपका इसमें? तो 78 का आपका क्या है? ये आपका मीडियन बताता है, ठीक है, ये मीडियन का आपका फॉर यानी माध्यिका, ठीक है, इसको इससे भी नोट करते हैं। इफ एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेबल क्लास मेड लाइक अ 0, 9, 10, 19 एंड 2029 द ग्रुपिंग मेथड इज, किसको क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड बोलेंगे? तो ये आपका क्या हो जाता है? एक्सक्लूसिव मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। यानी दिए गए बारंबारता वितरण सारणी में वर्ग 0, 9, 10, 19 और 20, 29 बनाए गए हो तो वर्ग बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? आपका एक्सक्लूसिव मेथड, यानी अपवर्जी रीति बोला जाता है। 4 एन क्रॉस मेथड इज कैलकुलेट, जो 4 मेथड जो होता है वो क्या कैलकुलेट करता है? आपके फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करता है। यानी अनुमेलन विधि का प्रयोग गणना में क्या किया जाता है? आपका बारंबारता की गणना करता है, ठीक है, बारंबारता की गणना कर देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ मीन इक्वल्स टू 12, मीडियन इक्वल्स टू 16.5 द मोड विल बी, कितना आपका मोड होगा? तो 81 का आपका आंसर हो जाता है 2, यानी 25। 3 मीन - 2 मीडियन फॉर्मूला है। व्हाट इज द मीन ऑफ इस 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य विचलन क्या होगा? तो 82 का क्या हो जाएगा आपका? 1.2, यानी दूसरा आंसर क्या इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y coincide मेक अ सिंगल लाइन द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन वुड बी, क्या होगा आपका? 83 का 83 का फोर्थ क्या है? सही है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 1.0। इफ P01 and P10 is 1, which test does इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई, किस चीज़ को सेटिस्फाई करती है? यानी आपका यदि P01 एंड 10 = 1 है तो ये सूचकांक किस परीक्षण को में खरा है? तो आपका 84 का हो जाएगा दूसरा, यानी आपका क्या है? ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है, ठीक है, यानी सम उत्क्रम्यता क्या हो जाएगा? परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज सेट टू बी सेटिस्फाइंग सर्कुलर टेस्ट इफ द P10 एंड P12 एंड P20 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा आपका इसका? 85 का दूसरा, ठीक है, 2/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी द बेस्ट प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर, इसमें कौन सा इंडेक्स नंबर को बेस्ट प्रिपेयर करता है आपका? तो आपका 86 का हो जाता है 2, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों में से कौन सा सूचकांक तय करने के लिए सर्वोत्तम होगी? तो आपका क्या हो जाता है? गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3, 4, 5 वुड बी अराउंड, 87 का जो हो जाएगा आपका, 87 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, इसका हो जाएगा कितना? थर्ड, 1.4। अब 88 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से क्या बताया जाता है, ठीक है, किस फॉर्मूले से इसको कंप्लीट, कौन सा वेरिएंस को पूरा करता है, ठीक है, इसको पूरा कौन करेगा? तो इसमें आपका हो जाता है ये, ठीक है, समेशन f/dx/n का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को क्या करता है? पूरा करता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू प्रमाप विचरण गुणांक बराबर होता है क्या? तो 89 का हो जाता है वेरिएंस अपॉन x, यानी फर्स्ट। If the regression line y on x and x on y cut each other at the right angle, the coefficient of correlation would be, यदि प्रतिपगमन रेखाएं y on x, x on y एक दूसरे को समकोण से काटती हैं तो सहसंबंध गुणांक होगा, तो 90 का आपका हो जाएगा पहला, यानी 0 होगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर, किस किस चीज़ के लिए आपका टर्म ऑफ बैरोमीटर यूज़ किया जाता है? इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं। आर्थी दाब मापी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये आपके लिए ये होता है आपके सूचकांक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूविंग एवरेज मेथड यूज्ड इन 92 का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। एनालाइजिंग टाइम सीरीज, ये क्या एनालाइज करता है? टाइम सीरीज को बताता है। यानी चाल मध्य विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके टाइम सीरीज को बताने के लिए, यानी काल श्रेणी की व्याख्या करने के लिए ये प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथड टू लीस्ट स्क्वायर और फर्स्ट डिग्री गिव क्या बताता है आपका 93 का? तो ये बताता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी न्यूनतम वर्ग विधि प्रथम श्रेणी की निर्मित करता है क्या? सीधी रेखा। विच ऑफ द फंक्शन फ्लक्चुएशन इन द टाइम सीरीज एनालिसिस आर कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, क्या बताता है आपका? तो 94 का हो जाएगा थर्ड, यानी सीजनल एंड साइक्लिकल, ये चीज़ आपका बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काल श्रेणी की व्याख्या किस तरह से उतार चढ़ाव और अल्पकालीन उच्च वचन कहा जाता है? तो ये हो जाता है आवर्ता और चक्रीय को। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटेज एंड लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला क्या हो जाता है 95 का? इसे क्वांटिटी बेस ईयर लेते हैं इसमें। ठीक है, आधार वर्ष की मात्रा, यानी लेस पेयर की कीमत सूचकांक फार्मूले में भार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आधार वर्ष की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। 96 देख लेते हैं। व्हाट इज यूज्ड एज अ वेटेज एंड पास्चे प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला, क्या मानते हैं? पास्चे के कीमत सूचकांक फॉर्मूले में भार के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो 96 का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी क्वांटिटी करंट ईयर को मानते हैं पास्चे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कौन सा वाला आपका टाइम सीरीज का कंपोनेंट नहीं है? तो स्टैटिकल फ्लक्चुएशन कंपोनेंट नहीं होता है टाइम सीरीज का। निम्नलिखित में कौन सा काल श्रेणी का अवयव नहीं है? तो वो होता है सांख्यिकी उच्चावचन, उच्चावचन आपका नहीं है। देयर आर 6 डोर्स इन द रूम, 4 डोर्स हैव कम इन हाउ मेनी वेज दे कम टू रूम इन डिफरेंट डोर्स। 98 का क्वेश्चन जो करेक्ट हो जाएगा 360। ठीक है, 360 तरीके से हम इस डोर में घुस सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वुड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 1/2x + 1। 99 का क्या हो जाएगा आपका? 99 का 2 हो जाता है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी, यानी अवकलन गुणांक क्या होगा उसमें? दूसरा वाला। 100 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा 100वें क्वेश्चन का? तो इसका आपका हो जाता है उत्तर 1, यानी इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया आपका 60 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा जितना बचा रहेगा क्वेश्चन हम उसको नेक्स्ट सीरीज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।